सर आपने बस रिकॉर्डिंग हो रही है? यस सर, दोनों। यस सर हो रही है। तो ये जो सेंटर पे इस सर्कल के जो बिंदु रखा है, ये सर्कल नहीं है, स्फेयर है। पहली बात तो बता दूं, स्फेयर और सर, ये सर्कल में क्या डिफरेंस है? तो स्फीयर 3D होता है, सर्कल 2D। 3D होता है, सर्कल 2D है। सबको पता है ना स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस? यस सर। स्फेयर मतलब रिंग, सॉरी सर्कल मतलब रिंग, और स्फेयर मतलब होता है जो आपकी क्या है? बॉल। सर बॉल, सर बॉल अर्थ, अर्थ है। बॉल है, या जो कंचे बचपन में खेले होंगे, कुछ तो कंचे खेले ही होंगे, गांव में कोई रहा होगा। यस सर। यस सर खेले। सर कंचे खेले नहीं है, देखे सर, अच्छे लगे। सर खेले ये चीज मिस कर गए हो, चलो कोई नहीं। तो जो ये सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट पे जो ये बड़ा सा बिंदु है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, और इसके चारों तरफ जो सेल्स, चारों तरफ जो लाइंस बनी है, ये वाली ये वाली ये वाली, ये अलग अलग सेल्स हैं। इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इन सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करने का मैंने तरीका बताया है आपको कि वो कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी आज हम बोर्ड बड़ी पर डिस्कस करेंगे तो बता देंगे आपको कि कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर भी जो एनर्जी है, जो बोर ने बताया है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी की बात है। एनर्जी की बात मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, जिसमें अगर सेंटर से दूर की तरफ जाओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, और अगर सेंटर के नजदीक जाओगे तो एनर्जी कम होती जाएगी। मतलब अगर आप इस सेल से इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस सेल में मूव कर रहे हो, अंदर वाली में, तो आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी ला रहे हो। इनका इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को इमिट किया है। इमिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, राइट? सही है सर? यस सर। ठीक है। यस सर। और जब अंदर वाली सेल से बाहर वाली सेल की तरफ आप जा रहे हो इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में बढ़ोतरी कर रहे हो। और बढ़ोतरी कैसे होती है? जब जब वो एब्जॉर्ब करेगा। क्लास में कोई आया है जो पिछली क्लास में बोर मॉडल पढ़ा था, वो भी यहाँ इमिट करके चला जाए और वो भी ना पता रहे, तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना फिर तो वो इमिशन हो गया एक तरीके का। लेकिन अगर लास्ट क्लास का जो बोर मॉडल था और आज के मॉडल में थोड़ा सा अगर कुछ नया सीख जाए या थोड़ा सा कुछ और एब्जॉर्ब कर ले, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन, और उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी। और एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो थोड़ा हायर लेवल पे जाएगा, मतलब हायर सेल्स पे जाएगा, राइट? और जब इमिशन करेगा, इमिशन का मतलब गंवाया है एनर्जी, और गंवाया है इसका मतलब क्या होता है? खोया है। खोया है इसका मतलब क्या है? अंदर वाली सेल में जाएगा, यानी कि वो नीचे वाली सेल में जाएगा, यानी अपने स्तर को कम कर देगा। अब इससे ज्यादा मैं हिंदी कैसे बोलूं यार? ठीक है सर? और ये बात आज से नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये बात मैटर से स्टार्ट कर दी थी बोलना, आपको कई बार बोली है ना अभिषेक गौर? यस सर। चलो कोई बात नहीं। फिर भी उसके बाद हमने बोर के मॉडल में एक और एमबीआर का कॉन्सेप्ट बताया कि उसी सेल में मूव करता है जिसमें उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूरा पूरा मल्टीपल होता है। बस ये 2-3 बातें हमने वहां पर बताई हैं। अब बोर का मॉडल हम रोकते हैं वहां पे, और उसके बाद जो है, आप एक बार डिफेक्ट्स बता सकते हैं बोर के मॉडल के? क्या सर डिफेक्ट्स हाँ मैं देख के मॉडल। जो बोर का मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन की स्पीसी के लिए ही वैलिड है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम, क्योंकि इन्होंने जो अपना ये मॉडल दिया है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दिया है। एक ही इलेक्ट्रॉन जब मौजूद हो, क्योंकि उसको रिवॉल्व करना इनके लिए आसान था। अब अगर मान लो सोडियम ले लोगे, तो वहां पर कौन सा इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, या कौन सा इलेक्ट्रॉन नीचे वाली एनर्जी स्टेट में जा रहा है, कौन सा ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में जा रहा है, वो पता नहीं चल पाएगा, और उसकी रिसर्च नहीं हुई इनके तक। और लेकिन इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की रिसर्च की कर दी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो उसके बारे में जानकारी है। भैया किसी घर में एक ही इंसान है और उसकी मूवमेंट को आपको जानकारी लेनी है, तो वो आसान है। ये उस घर में 7-8 लोग हैं और वो कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई पार्टिकुलर नाम भी नहीं है, सबका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया है, तो कोई कौन ऊपर गया कौन नीचे गया कुछ पता ही नहीं चला। गड़बड़ है क्या? यस सर। तो पता ही नहीं चला, तो ऑब्वियसली डिफिकल्टी तो वहां पर है ना जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है।
इन्होंने एक यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे कि एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ऐसे केस में केवल इन्होंने ये कैलकुलेशन की थी। अब उसमें जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन स्पीसीज में जैसे कि He+, अब He के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक प्लस आ जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भैया? सर एक वन। इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। अब Li भी है तो Li में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस कर दो, इसका मतलब ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, राइट। तो केवल जो इनका ऑब्जर्वेशन है वो केवल यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही है वैलिड, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम इन्होंने बनाया है, स्पेक्ट्रम मतलब होता है भैया एक ढांचा, ऊपर नीचे आने का जो ये मानचित्र तैयार होता है उसको एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ रहे हो? अरे यार देखो मैं बताता हूँ, यस सर। जैसे ये ऊपर वाली सेल है, ठीक है, ये उसके नीचे वाली सेल है, ये उसके नीचे वाली है, ये उसके नीचे वाली है, और ये न्यूक्लियस है। कुछ लोगों को ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा सर्कल मैंने नहीं बताया है, बनाया है यहाँ पे। इतना समझ में आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। यस सर। भैया पूरा सर्कल नहीं बनाया है, बस हाँ केवल सर, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, ये क्वार्टर सर्कल ही बनाया है, क्वार्टर भी है या वो भी नहीं है कंप्लीट। तो ये सर्कल ही है, आगे जाके सर्कल बनाएगा, मैं आपको अंदर वाला बना ही देता हूँ एटलीस्ट। ये कुछ ऐसे है, राइट, ऐसे ऊपर वाले भी सर्कल बनाएंगे। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन है, कुछ ऐसे जैसे मान लो कि ये तैयार होके आया, ऊपर से नीचे आया, ठीक है, उसमें भी ऊपर से नीचे, या इस वाले से इसमें आना हुआ, तो ये हर तरीके का अलग अलग एब्जॉर्प्शन, ये हर तरीके का अलग अलग पैटर्न है कि उससे यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, इससे यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, इससे यहाँ पर आएगा तो क्या होगा। तो हर तरीके की स्टडी पैटर्न है ये। अब स्टडी पैटर्न को जब बना दिया जाता है, अब देखो यहाँ से तो 3 से सबसे नीचे वाले में आया, हो सकता है इस वाले से इस वाले में पहुंच जाए, हो सकता है इस वाले से इस वाले में आ जाए, तो ये भी एक है, और हो सकता है इस वाले से इस वाले में ही आए, तो ये एक पैटर्न है। दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। ये एक अगर मानचित्र तैयार होता है, एक तरीके से ये ढांचा तैयार होता है, तो इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, इसमें कुछ जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हमें बोर्ड मॉडल में आगे कंफ्यूजन है तो फिर वो हमें कैलकुलेशंस पे करना पड़ेगा, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है एटलीस्ट, जो हम 11th में पढ़ेंगे, राइट। यस सर। तो आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत अभी तक होने वाली है। उसके बाद हम अभी इसके बाद क्या था? एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर इसके बाद है सर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो अभी आपके सामने आया है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेज नंबर 47 पे, दिस इज टेकन फ्रॉम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो आज चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है, और उसमें हमने इसकी लगभग 90% चीजें हमने कवर की हैं, बट एक वन बाय वन करके हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में आती है न्यूक्लियस की बात। कैन एनीवन रीड द टॉपिक? मैं पढ़ूं सर? मैं पढ़ूं? आप स्वतंत्र हैं। Nucleus is situated at the center of an atom. All the proton and neutron are situated in the nucleus. Therefore, the entire mass of an atom is almost concentrated in the nucleus. The overall charge of nucleus is positive due to the presence of positively charged protons. Neutrons have no charge. The protons and neutrons are collectively called nucleons. कोई बताएगा प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा? सर केजी में बताना है कि एएमयू में? केजी में बताना है। सर केजी में होता है 1.673 into 10 to the power -27 kg। चलो, प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.672 into 10 to the power -27, यार क्या हो गया, केजी, राइट, यही है। यस सर। यस यस सर। सर। सभी सहमत है बात से ना? यस सर, सहमत। चलो, यस सर। इलेक्ट्रॉन का मास तो 1.6748 into 10 to the power। क्या 10 into the power, वही तो इम्पोर्टेंट है। सर -31।
भैया ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। न्यूट्रॉन का मास 1.6748 क्या भैया? 1.6748 1.6748 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। भैया प्लीज इसको लिख लो यार, सबके सब लिख लो यार इस बात को अभी, ये भी केजी में ही है। लिखो पहले अभी इसको। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सुमित सिंह सिकरवार, बेटा एक बात बताओ, यस सर। ये तो तुमने 3 मास लिखा है, इसमें Yes, सबसे sir. ज्यादा मास किसका दिखाई पड़ रहा है? सर प्रोटॉन का। क्यों, इलेक्ट्रॉन में नहीं दिख रहा है 10 टू पावर माइनस 31? सर लेकिन सर वो पावर तो सर फिर डिवाइड में चली जाएगी, 1/31 हो जाएगी पावर। 31 1/10 टू द पावर 31 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है प्रोटॉन का? तो प्रोटॉन का होना चाहिए। कोई और? सर प्रोटॉन को ही होना चाहिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यस सर, बराबर डिनोमिनेटर percentage छोटा है। होगा सर प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का सर ज्यादा होता है सर इलेक्ट्रॉन से। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग सिमिलर लिखा गया है, राइट? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 1.672 इंटू 10 पावर या 67 इंटू 1.6 भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 1.67 तक तो जाना ही चाहिए। 10 टू द पावर माइनस 27 केजी है। और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 है। पहली बात तो केजी की यूनिट में इतनी बड़ी यूनिट में जाना, इतनी अंदर जाना, तो 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, सोचो कितना होता होगा, है? पहली बात तो इतना अंदर तक जाना कि माइनस 27 केजी। और उसके बाद भी प्रोटॉन के मास से इलेक्ट्रॉन के मास में कितना डिफरेंस है, आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? लगभग 10,000 गुना का डिफरेंस। ये सर 4 0 का। भैया यस सर, एक 10 बार की ध्यान पावर से 4। समझो इस बात को, तो ये है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 4, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ये कितने इलेक्ट्रॉन का मास है? एक एक इलेक्ट्रॉन, एक भैया ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये एक प्रोटॉन का मास है, और एक न्यूट्रॉन का मास है। तो अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का 10 टू द पावर 4 पार्ट में कम होता है, राइट? मतलब 10, इसका जो मास है प्रोटॉन का वो 10,000 गुना ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन के मास से। यस सर। यस। और अभी जो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ते वक्त ये बताया कि, और एक बात और है, इस पार्टिकुलर जानकारी से ये भी पता चल रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है। और ये भी एक बात हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निवास करते हैं। बात सही है? यस सर। यस और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस पे है ना? यस सर। यस सर के चारों और इलेक्ट्रॉन इन द सेल्स है। यार कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं चल रही, समझोगे तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन सेल्स में है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन में तो भैया मास की बहुत कमी है प्रोटॉन के तुलना में, और प्रोटॉन सेंटर पे बैठा है। तो क्या ये बात कहना गलत है कि इस पार्टिकुलर एटम का पूरा मास सेंटर पर ही सेंट्रलाइज्ड है? क्योंकि सबसे ज्यादा मास तो सेंटर पर है, वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों निवास करते हैं। ऊपर से ये भी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो वैल्यू आएगी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, आएगी ना? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा आएगी। यस सर। यस सर। ठीक है। और अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से
न्यूट्रॉन की वैल्यू ज्यादा आएगी और ऊपर से ऑलरेडी उनका मास ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन में अगर आप मास लोगे तो 10⁻31 तक जाएगी, और अगर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास लोगे तो वो 10⁻27 तक लाई करेगा। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके मास से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, ऊपर से नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी ज्यादा है, मतलब उनकी वैल्यू भी ज्यादा है, तो इसका मतलब सेंटर पर ही मास पूरा सेंट्रलाइज्ड है। क्या ये कहना गलत है? नो सर, नो सर सर, गलत नो नहीं। सर, सर भैया बिल्कुल गलत। भूलोगे तो नहीं इस बात को? नो नो सर, सर। नो सर, नो कोई सर। कंफ्यूजन है? मतलब कुल मिला के अगर अगर एक क्लास में चारों तरफ बेवकूफ टाइप के बच्चे बैठे हैं और कहीं बीच में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा दिमाग रखते हैं, और चारों तरफ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 के हैं या 4 के हैं, उनको कुछ नहीं पता, केमिस्ट्री नाम का सी नहीं पता उनको, और बीच में कोई बैठा है जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पता है और सब कुछ जानता है, और उसमें भी नंबर ऑफ काउंटिंग सेंटर पे ज्यादा है, और जो चारों तरफ है उनकी काउंटिंग कम है, तो क्या नहीं कह सकता कि पूरी पूरी क्लास सेंटर की ओर सेंट्रलाइज्ड है? यस सर, कह सकते हैं। यस सर। सही है, सेंट्रल की ओर ही केंद्रित है। मतलब अगर क्लास के बीचों बीच ही, पहली बात तो भैया नंबर ऑफ पोर्शन ही ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन भी उतने होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं आइडियल कंडीशंस में। लेकिन ज्यादातर कंडीशंस में प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चलो बराबर हो भी जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा ही होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कैप्चर कर लेंगे, मतलब कवर कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी एक्स्ट्रा है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है सेंटर पे, इसका मतलब टोटल जो नंबर है इनका या न्यूक्लियॉन्स का जो नंबर है वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो पूरी पूरी क्लास सेंटर की ओर केंद्रित है। इतनी बात समझ में आ गई ना? आप नहीं भूलोगे नहीं भैया? भूलेंगे, समझ नहीं में आ गई? भूलेंगे। नो यस सर, सर, नहीं यस भूलेंगे। सर, आ गए। नहीं, नो सर। अरे सर आ गई बात। बस आपके सवाल ने सर कंफ्यूज कर मतलब सर दिया। आ नहीं गई। भूलेंगे। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेना, टोटल मास ऑफ द एटम, टोटल मास ऑफ द एटम सेंट्रलाइज्ड टूवर्ड्स द सेंटर या टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। लिख लो भैया, total mass of the atom centralized towards the atom, towards the nucleus। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या? न्यूक्लियॉन्स। तो अगर कहीं न्यूक्लियॉन्स लिख के आ जाए तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है सर, कर लोगे ना? यस सर, कर लेंगे। सर आप वाली यस लाइन सर, वापस बोल दो जो आपने ही बोली थी। भैया प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, सामने नहीं लिखा सर, हुआ है। ये नहीं सर, उससे पहले आपने कुछ और बोला था सर ना। आपने ये बोला था कि जो टोटल मास होता है वो पूरे सेंटर पे रहता है हमेशा, The प्रोटॉन और total mass न्यूट्रॉन। of the atom will be centralized towards the nucleus of the atom। ठीक है सर, समझ में आया? यस सर। यस यस सर सर, आ गया। तो न्यूक्लियस जो होता है उसका जो रेडियस है वो भैया पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ एटलीस्ट वो तो लिखते चलना। न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर में लाई करता है। न्यूक्लियस पे बात चल रही है अभी। 10⁻⁻13 सेंटीमीटर पर लाई करता है। अच्छा, एटम का जो रेडियस है वो कितना था लगभग? सर 10⁻⁻8 मीटर्स। कोई और है महारथी यहाँ बैठे हुए? सर इतना ही होता है एटम का एक रेडियस। तो कितने का डिफरेंस आया लगभग?
कितने का डिफरेंस आया यार? अगर 10⁻8 होता है, 9 होता है। सर 5 टाइम्स। 5 टाइम्स 10 raised to the power टाइम्स 5. 5 टाइम्स। Sir, 10 raised to the Sir, power 10 5 raised. times. yes sir 10 Yes, raised sir. to the- Sir, 10 raised to the power 5. ठीक है। उसके बाद पहली बात तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर पर है, जिसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। 10⁻13 सेंटीमीटर का इनका रेंज है। और ज्यादा जानकारी जानने की जरूरत इसके बारे में अभी नहीं है, आगे है, मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, इतना लिख लिया? yes sir ठीक है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो बहुत छोटी बात है। मान लो पूरे, अगर पूरा एमपी ले लो तो चेतकपुरी अकेले समझ लो न्यूक्लियस है। बाकी पूरा एमपी बचा हुआ है ना चारों तरफ। yes sir पूरा अब अगर चेतकपुरी अकेले न्यूक्लियस है, उसके बाद का जो ये रीजन है इंदौर वगैरह का या भोपाल वगैरह का, जो भी और है, जबलपुर और बहुत सारी चीजें इधर लाई करती हैं, बहुत सारी नदियां हैं, है ना। तो ये जो रीजन है चारों तरफ का, एक मिनट रुकना यार। हाँ जी। तो जो इस डॉट के चारों तरफ का रीजन है वो सारा क्या है? अच्छा, इसके अगर डॉट को न्यूक्लियस बोलते हैं या न्यूक्लियर रीजन बोलते हैं, तो डॉट के चारों तरफ का रीजन क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। कोई दिक्कत है क्या इसमें? no sir यार हमारा जो है काम करना बंद कर चुका है। तो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ का पार्ट है वो है, किसी ने कुछ कर दिया क्या यार? no sir हैं? Sir, नहीं. No, sir. चलो, तो ये है न्यूक्लियस, ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। पूरा पार्ट जिसमें पूरी पूरी सेल्स लाई करेंगी, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे, ये सभी जो रीजन है वो क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत? सर no sir No, sir. अच्छा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में क्या क्या होता है मैंने पहले भी डिस्कस करने की कोशिश की है। आपको लिखना, पहला पॉइंट लिखना जो कि बोर मॉडल में हो गया है। के एल एम एन डॉट डॉट, ये सेल्स हैं इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। कैसे? यहां पर कहीं सेंटर, उसके चारों तरफ फिर के, फिर एल। लगातार 3 दिन से मैं यही बनाता चला रहा हूं, मतलब 3 क्लासेस से। तो ये के, ये एल, ये एम। तो उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एन, ये कुछ सेल्स हैं, राइट? सबसे पहली बात, ठीक है सर? yes sir Yes, sir. उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना, के लिए जो के है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है, फिर ऐसे ऐसे। इसके लिए के लिए एन की वैल्यू 1, एन मतलब नंबर, तो नंबर की वैल्यू 1। इसके लिए सेल नंबर 2, एम के लिए सेल नंबर 3, एन के लिए सेल नंबर 4, और ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो मैं अगर बात करूं सेल नंबर 2 की, तो कौन सी सेल है वो? L. एल सेल। तो कोई L. दिक्कत तो नहीं रहेगी ना? No, sir. no sir नो सर। सही है? Yes, sir. सर Yes, sir. अच्छा,
यहां तक तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बात गड़बड़ होती है वो अब होती है, और वो क्या है? जो सेल्स होती हैं, जो भी डिफरेंट सेल्स के एल एम एन होते हैं, जिनको हम सेल्स बोलते हैं, सेल्स के अंदर भी सब सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सब सेल्स। सबसे सेल मतलब अच्छा एक बात बताओ, देखो ध्यान से समझो इस बात को। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, जो समझ जाएगा समझ जाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो कभी नहीं समझ पाएगा, तो प्लीज सही से समझना। नहीं समझ आया तो फिर से बोलना, फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन सही समझना बात को। मान लो ये के सेल है, राइट? ठीक है, ये कहीं एक स्पेयर में लाई करती है, ठीक है, स्पेयर में है सबसे पहले कहीं के सेल। अच्छा, ये कोई सर्कल Yes, तो sir. है नहीं कि एक ही जगह पे स्पेयर होगा, हो सकता है कि ये ऐसे बना हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन हो सकता है Yes, ऐसे sir. रिवॉल्व कर रहे हो, या हो सकता है कि इस वाले के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। गलत बात है क्या? ये भी तो एक स्पेयर का, इस स्पेयर का पार्ट है जो सर्कल की तरह से। अरे स्पेयर में कई सारे सर्कल बनते हैं, समझ में आती है बात? Yes, Yes, sir. sir. एक गोला ले Yes, लो, sir. उसी डिस्टेंस पे आप देखोगे या उसी रेडियस पे, तो नंबर ऑफ सर्कल्स मिल जाएंगे आपको। सर्कल का बस थोड़ा सा तिरछा कर दो, बहुत सारे सर्कल दिखाई पड़ेंगे। अरे यार कुल मिला के यही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये कोई एटम है, राइट? अब यहाँ पर एक सर्कल तो ये हो गया इस पार्टिकल इतनी ही रेडियस पे, ठीक है, और इतनी ही रेडियस पे एक सर्कल ये भी बन सकता है। सही है? Yes, sir. sir. इतनी ही रेडियस पे एक सर्कल ये भी बन सकता है। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. इतनी ही रेडियस पे कोई सर्कल और भी बन सकता है ऐसे। तो रेडियस से ही तो मतलब था सेल का, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक ही सर्कल में मूव कर रहा है, वो तो स्पेयर का पार्ट है। इलेक्ट्रॉन अगर स्पेयर में मूव कर रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स होंगे, और जब डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स होते हैं तो उसके वो बोलते हैं कि वो सेल की सबसेल होती है। मतलब एक ही सेल के अंदर कई सारी सबसेल भी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। कभी 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले सबसेल से घूमेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले सबसेल से, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं इस वाले सबसेल से। उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए इतना बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन की सेल्स के अंदर भी सब सेल्स होती है। ठीक है सर? Okay, sir. मुझे समझ गई. कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. इलेक्ट्रॉन के अंदर जो सब सेल्स होती हैं उनमें सबसे पहला जो सब सेल का पार्ट है वो है के सेल। और के सेल के अंदर, क्योंकि के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 ही तो भरे जाते हैं ना? यस सर। नहीं पता 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? सर 2 ही भरे जाते हैं। सर पता है। सर पहले में 2 सर, फिर वैसे वैसे करके बढ़ते जाते के सेल के अंदर 2 हैं। इलेक्ट्रॉन भरे इंस्पायर जाते का हैं। अगर इसको आप सही से समझो तो यहाँ पर जो सब सेल्स होती हैं वो, ये सब जो सेल होती है वो कंटेन करती है, कंटेन्स 1 सबसेल, और वो 1 सबसेल होती है, उसका नाम दिया गया है एस सबसेल। प्लीज इसको ध्यान से रखें, लिखें और समझें। इसको बोलते हैं एस सबसेल। यार लिख लो यार भैया। Yes, sir. लिख लिया. जो सेकंड सेल है, सेकंड L सेल cell. कौन सी होती है? L. L. एल, और वो कंटेन करती है 2 सेल्स को, कंटेन्स 2 सब सेल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि थोड़ा ज्यादा है, उसमें 8 तक होते हैं, यहाँ पर 2 सब सेल्स को कंटेन करती है, जिसमें एक तो एस होता है और एक पी होता है। एक एस होता है और एक पी होता है। भैया एस और पी का नाम क्या? सर आप एक बार फिर लास्ट वाला दिखा देंगे, फिर मुझे के वाला लिखना था सर, फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेल वाला। थैंक यू सर। Yes, sir. हो गया. हो गया? Yes, sir. यस सर। अरे यार, कौन सा सेल बता दिया था? हाँ, सेकंड सेल। सर ये उसके बता बाद दिया था L. थर्ड सेल एम सेल होती है, और ये कंटेन करती है 3 सब सेल
दैट इज फर्स्ट वन इज एस जो कि कॉमन है पहले वाली की तरह, सेकेंड वन इज पी जो कि कॉमन है दूसरी की तरह, और थर्ड वन इज डी, एस पी डी सब सेल। ठीक है सर। यस सर। जो फोर्थ सेल है दैट इज एन सेल, कंटेन करती है 4 सबसेल। 4 सबसेल को। पहली है एस, दूसरी है पी, तीसरी है डी, एफ। एफ। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सर हाँ बोलो। सर इस सेकंड शेल में एस और पी के नीचे क्या है, एल एल है? एरो है यार, सॉरी यार, ओके सर। एरो है यार। चलो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो शायद आपकी कॉपी में नहीं है, आपकी मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन पहले आप उसको ध्यान से समझें, उसके बाद आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि ये सेल्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जो जरूरत है वो इसलिए पड़ रही है, एक कॉन्सेप्ट है बोर, इसको लिखना, बरी कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दो इनके अलग अलग रूल्स हैं। पहला रूल है ये है बोर-बरी कॉन्सेप्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहां पर लिखना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, maximum number of electrons, maximum number of electrons in any particular cell, in any particular cell will be 2n square, 2n square। और इनका एक और कॉन्सेप्ट है, वो सीख लो तो इनके अकॉर्डिंग एटलीस्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना सीख जाएं। वो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने का एक तरीका है। सेकंड कॉन्सेप्ट इज लास्ट सेल can have maximum, last cell can have maximum 8 number of electrons during electronic configurations। ठीक है सर। अब इनके अकॉर्डिंग आप कहीं भी किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना चाहते हैं, आप स्टार्ट करके किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक नमूना पेश करता हूं फ्लोरीन का, तो उम्मीद करता हूं कि सबको पता होगा। 2,6 गलत हो गया है बेटा, फ्लोरीन का 2,7 फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 होता है। अगर आप कन्फिगरेशन करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले के सेल भरेंगे। के सेल भरने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर हो सकते हैं, 2n स्क्वायर के सेल के लिए हो सकते हैं। अच्छा, के और एल एम एन के लिए मैं कैलकुलेट कर दूं पहले मैक्सिमम, एल एम और एन। के लिए 2n स्क्वायर रखो, एल के लिए 2n स्क्वायर रखो, एम के लिए 2n स्क्वायर रखो और एन के लिए 2n स्क्वायर रखो। यहाँ पर आप एल के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर एन की वैल्यू 2 होती है, यहाँ पर एन की वैल्यू 3 होती है और यहाँ पर एन की वैल्यू 4 होती है। यहाँ पर 2n स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 into 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 8 आएगा। यहाँ पर 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 2 into 16 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा।
और ऐसे भरता चला जाएगा, राइट। तो फ्लोरीन के लिए सबसे पहले के सेल भरेंगे और के सेल में सबसे पहले मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पहले 2 भर दिया जाएगा। सही है सर, कोई दिक्कत? यस Yes. सर सर सही है। उसके बाद तो 7 बाकी बचते बचे हैं, 7। 7 बचते हैं और एल सेल के अंदर हमारे आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, एल सेल को हम भर देते हैं और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 7 को भरते हैं, 8 नहीं है तो क्या करें, हम लाएंगे तो है नहीं कहीं से। Yes, sir. यहाँ कोई दिक्कत? No, नो sir. सर अब नो एक बार सर। करते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का करेंगे तो मैग्नीशियम का 12 होता है, अगर आप ध्यान से समझें इस बात। 2 8 Sir, 8 282. 2 Sir, 282. अच्छा, ऐसे मतलब हवा में 282 नहीं होता, इसका रीजन है क्योंकि के सेल के लिए 2n² मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और 2n² को रखते हुए आप देखेंगे तो अगर 12 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे के सेल में। तो के सेल को भरते हुए एक एक सेल भरते हैं, सबसे नीचे वाली सेल से स्टार्ट करके ऊपर वाली सेल की तरफ जाते हैं, राइट। तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सामने देख रहे हैं उसमें सबसे नीचे वाले सेल्स से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्ट हुआ है और सबसे ऊपर वाली सेल तक भरा हुआ है। तो सबसे पहले के सेल भरेंगे और के सेल भरते वक्त आप देखेंगे कि सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने बचेंगे सर 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 10 बचेंगे। 10 का जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे में भर सकता है क्योंकि 8 ही मैक्सिमम आ सकते हैं इसमें, इसलिए यहाँ पर 8 हो जाएंगे। और यहाँ पर तीसरे में 2 बच रहे हैं तो 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। देखो यहाँ तक तो अगर आपने पहले रूल को भी सीखा था तो कंप्लीट हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रूल से भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कन्फिगरेशन करना है पोटेशियम का, अब आप करें। सर 28881। गड़बड़ है यार, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग गड़बड़ है ये, 2881 गड़बड़ है। शिवांश यादव, आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? यस सर। पक्का? यस सर। सर कल क्लास में आए? 289। सर 289 289 सही रहेगा। 289 कुछ लोगों ने बताया 289। और सर फिर सेकंड वाला लॉ फॉल वो नहीं होगा। किसमें? सर थर्ड वाला फिल नहीं हो पाएगा। यस सर 289 अगर ये लिखेंगे तो सर ये सेकंड वाला जो लॉ है कि लास्ट शेल में मैक्सिमम 80 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फिर सर ये गलत हो जाएगा। बढ़िया यार, बढ़िया, एक्सीलेंट। अगर 289 लिखेंगे तो पहला तो सही है कि 289 लिख दिया, लेकिन अगर मैं सेकंड को कंप्लीट करना चाहूं तो यहाँ नहीं होगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर 28 कर दूं और लास्ट वाले सेल को 1 इलेक्ट्रॉन देते हुए अंदर वाली को फिल कर दूं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला भी फॉलो हो रहा है क्योंकि पहला वाला ये बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर सेल में 2n² होता है। ये नहीं कह रहा है कि डेफिनेटली इतने ही करने हैं, वो कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² के अकॉर्डिंग करने हैं। हाँ जी सर। सर इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके अंदर। हाँ, मतलब इतने मैक्सिमम हो सकते हैं, होने नहीं चाहिए। वो ये नहीं कह रहा है कि एग्जैक्ट नंबर कितना है। एग्जैक्ट नंबर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए भैया, आपको छूट है, लेकिन जरूरत के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं बस केवल। नहीं तो मेरे पास ये कन्फिगरेशन है या जो मेरे पास रूल है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने बता दिया, इतने फिल हो सकते हैं। और आपको पता है कि थर्ड सेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। कुछ लोग 9 फिल करने चले थे लेकिन वो सेकंड रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सेकंड अगर आप 9 फिल करने चलेंगे तो वहां पर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में नहीं हो पाएंगे एंड वो क्या करेगा। तो पहले सर मैंने 2881 ही बोला था पर आपने बोला कि वो रॉन्ग है। हाँ, तो तुमने आंसर चेंज कर दिया। तो सर आपने बोला रॉन्ग है तो इसलिए मुझे लगा रॉन्ग ही होगा। अरे यार, तुम मतलब आंसर चेंज कर दोगे? अगर तुम लेके आए हो केमिस्ट्री की बुक और तुम हमें दे रहे हो और मैं बोलूं नहीं नहीं ये फिजिक्स की है, नहीं नहीं फिजिक्स की है, तो मान जाओगे? नहीं सर वो बात गलत है। तो जिस बात के लिए श्योर हो उसमें क्यों चेंज कर दिया फिर आंसर? सर बोलो भैया। सर मुझे ये पूछना था सर, एन शेल के बाद भी कोई शेल होती है क्या सर, या फिर एन शेल लास्ट होती है सर? एन शेल के बाद भी शेल होती है सर, KLMNO करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट नहीं है कि आपको इतना जरूरत पड़े कि आप एन के ऊपर भागे। समझ रहे हैं सर? NO के हाँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन में। जितना आपको बताया जाता है वो सोच समझ के बताया जाता है कि आपको जितना भूख है उतना हम बता दें, ठीक है।
चलो सर आप बोलो भैया सर बोलो। लेकिन सर लास्ट जो एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में उसके लिए क्यू तक के सेल की जरूरत पड़ेगी। हाँ पड़ेगी, तो तुम्हें कभी कभी भी जीवन में ऐसा दिन नहीं आएगा जब आप लास्ट वाले का कन्फिगरेशन लिखेंगे। 7 ऑर्बिट लगेंगे सर। और लास्ट वाले का कन्फिगरेशन लिखेंगे तो उसको अबाउट रूल से लिखेंगे, वो हम बताने जाएंगे अभी थोड़ी देर में या फिर कल बताएंगे, तो आप टेंशन ना ओके लें। सर। ठीक है सर, चलिए। तो सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, के सेल होती है, और यहाँ पर अच्छा चलो एक और कर लेते हैं कैल्शियम का। सर 2882 2882 सर 2882 सर 2882 2882 ये क्लास 12 बजे तक चल सकती है ना? यस सर, बस वो Yes, मैं sir. सर मैं भी है बीच में मैथ्स की क्लास है। 11 से। मैथ की कितने बजे? 12 बजे? सर 11:15 सर उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप ले सकते तो हो। यार छोड़ो मैथ की, मतलब क्या करोगे मैथ के लिए? ये करें सर बात कोई मुझे। दिक्कत नहीं है। सर हम तो सर नहीं ले, लेकिन सर आप फिर अरुण सर से बोल दें। वो तो बगल ही बैठे यार, तो बोल रहा हूँ। सर वो तो कोई सर सिलेबस कंप्लीट हो गया सर। यस सर उनका यस सर रिवीजन चल रहा था। जबरदस्ती क्लास लिए ले रहे हैं यार। साढ़े 11 तक कर लो ना। रुको सर, रुको रुको रुको, हमें वक्त दें, हम आते हैं वापस। हेलो यस यस सर। सर। यस बेटा मैंने सर। कैंसिल करवा दी है क्लास यार तुम्हारी मैथ की। ठीक है, कोई अगर मैथ के यस बहुत सर, तो ज्यादा, सर अब 12 बजे तक चलेगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैथ के बहुत इच्छुक हैं तो बताएं हमें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि छोड़ो यार। चलो, तो ये कैल्शियम हो गया और ये पोटेशियम हो गया। तो कैल्शियम का कर लिया ना कन्फिगरेशन 2882, सही है? यस यस सर। चलो बढ़िया। उसके बाद जो बात आई इनकी, या जो एस सेल और या पी सेल को ये भरने की बात थी, या क्यों ये सब सेल का निर्माण किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सेल है, एक बार हम देखते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। इन चारों सेल में देखते हैं। भैया यहाँ पे 2n² की मैक्सिमम वैल्यू बता देना चारों के लिए, बोलो यार। 2 8 2 8 18 32 2 8 8 18 32। 1832 यहां पर अगर एक सेल बोली थी मैंने कि एस अकेले होता है, यहां पर दो बोली थी एस और पी होता है। ध्यान से समझना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर तीन बोली थी कि एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है। यहीं से क्लियर हो जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर चार बोली थी, एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एक यह होता है। ये चार सब सेल बोली थी मैंने। यस सर।
भैया Yes. जब एक बात बताओ, ये दो ही इलेक्ट्रॉन थे और दोनों ही इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में भर रहे थे, इसका मतलब आपको क्या अंदाजा लगा एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे? 1s सर देखो भैया, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। 1s2 नहीं, हम सीधी बात बोल रहे हैं, जितना पूछे उतना बताओ। दो इलेक्ट्रॉन है और दो। बढ़िया। अब दो के लिए केवल एक, अगर एस अकेले की जरूरत पड़ी, इसका मतलब एस अकेले काफी है दो लेने के लिए, और इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसके पूरे पूरे एस में जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि एस सबसेल के ऊपर या एस सबसेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्योंकि n इज इक्वल टू 2 में 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक s सेल है और एक p सेल है, और इतना पता है कि s के अंदर, यार कौन साइन आउट कर रहा है यार, इतना पता है कि s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और p के अंदर, अच्छा s के अंदर दो 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो कितने बचे p के अंदर होने के लिए? 6 6 के अंदर 6। तो p के अंदर हो जाएंगे 6। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कोई समस्या? भैया समझ में आया? अयान चतुर्वेदी, यस सर सर यस सर। सर आ गया। अब अगर 18 टोटल थे, s के अंदर अगर दो चले जाते हैं, p के अंदर अगर 6 चले जाते हैं, तो d में जाने के लिए कितने बचते हैं? 10। 10 कोई समस्या है क्या? नो सर। उसी तरह s में अगर यहाँ पर दो चले जाते हैं, p में जाने के लिए 6 अवेलेबल है, 10 में d में जाने के लिए 10 की बात हो चुकी है, तो f में जाने के लिए कितने बचते हैं? 14 40। समझ में आया? यस सर आया। तो क्या इलेक्ट्रॉन की सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का हमें इतना पता चल चुका है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? तो हम अगर बात करें कि एक सबसेल S है तो S के अंदर 2, एक सबसेल P है तो P के अंदर 6, एक सबसेल D है तो D के अंदर 10, और एक सबसेल F है तो F के अंदर 14। भैया सर इसके आगे सब सेल नहीं होते? आपको नहीं जरूरत पड़ेगी सर, आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। आपका जो पीरियडिक टेबल है वो भी 4 भागों में बटा हुआ है। आप ध्यान से समझो उस बात को। आज मैं बताना चाहता हूं। एक होता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं जिनके ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आते हैं। भैया ध्यान से समझो, बाद में लिख लेना, 2 मिनट बाद मेरी बात समझो। हेलो सर, ऊपर देखिए, ऊपर। यस सर। हाँ, एस के अंदर वो एस सबसेल या एस ब्लॉक के अंदर वही एलिमेंट आते हैं जिसमें फिल होने वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल के अंदर जाता है, वो एस ब्लॉक में रखे गए हैं। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम, वो पी ब्लॉक में रखे गए हैं। और एक ब्लॉक है आपका पी ब्लॉक, आज मैं ब्लॉक भी बता दे रहा हूँ। और एक ब्लॉक है आपका डी ब्लॉक जो सेंटर पर आता है, मैंने सब कुछ पहले भी एक बार सोचा है, बताया है। और एक होता है एफ ब्लॉक, और इन्हीं चारों की मदद से ही हमने पूरी पीरियडिक टेबल को बना लिया है, और इसीलिए एफ के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सज्जन हमसे पूछ रहे हैं कि एफ के बाद नहीं होता, वो इतने में खुश रहे हैं क्योंकि हमारी पीरियडिक टेबल यहीं तक खत्म है। तो हम एफ तक भरते भरते पीरियडिक टेबल को खत्म कर देंगे। ठीक है सर? यस सर। यस सर। समझ में आई बात? यस कोई सर। दिक्कत है वहाँ? सर ये डिवीजन सर किया कैसे किया है? यार तुम क्या आदमी हो यार, अभी तक डिवीजन ही तो कर रहे थे ना ये वाला। ये क्या कर रहे थे हम? सर नहीं सर, जैसे कि हर एक अलग अलग कंपाउंड के कितने आ रहे हैं हर एक सब शेल में सर, उसके हिसाब से। हाँ, धैर्य रखें, हम वो भी बताएंगे, आबो रूल के अकॉर्डिंग सब बताएंगे। ठीक है सर? या ये कर लिया? यस सर। यस ये सर लिख लिया? ये यस सर। लिखा नहीं है अभी। सर लिखा नहीं है। लिखो यार, आपने बोला था ना ऊपर देखो सी। लिखो लिखो।
हो गया? लास्ट यस सर। किसी का नाश्ता तो नहीं छूट रहा है? नो सर, नाश्ता तो नहीं छूट। नो सर, खाली। आगे बढ़ो फिर। यस यस। सर। चलो, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक इसीलिए 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिफरेंट सेल्स हैं और उनको ब्लॉक में डिवाइड करने का उस वक्त वही रीजन था, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस पे खत्म हो तो वो एस ब्लॉक में, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी पे खत्म हो तो पी ब्लॉक में, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी पे खत्म हो तो डी ब्लॉक में, और अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एफ पे खत्म हो तो एफ ब्लॉक में। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन का खत्म होना क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप चिंता ना करें। कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक? चलें नो आगे। सर। नो सर। तो हमने सेल्स पढ़ ली। KLMN 4 टाइप की सेल्स होती हैं। K सेल के अंदर एक S सब सेल होती है। L सेल सर के अंदर सबसे 2 भी सब पढ़ सेल्स। ली है। भैया क्या L सेल के अंदर 2 सब सेल होती हैं, एक S और एक P। M सेल के अंदर 3 सब सेल होती हैं, S, P और D। और F, और जो हमने N पढ़ी उसके अंदर 4 सब सेल होती हैं, S, P, D और F। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। चलो, और इसका कन्फिगरेशन एक बार इसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे देख लेते हैं। S जो है, P जो है, D जो है और F जो है। S में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि K सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो S अकेले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते थे। L सेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं तो वो एक S में जाता है और P में जाता है, तो S क्या करता है, 2 कंटेन करता है और P 6 कंटेन करता है। सही है सर? यस सर, सही। और K सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो S के ऊपर ऐसे 2 लिख के दिखाया जाता है इसको। M सेल के अंदर अगर 18 इलेक्ट्रॉन थे तो S के अंदर 2, P के अंदर 6 और D के अंदर 10। सही है? यस सर। और N के अंदर यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन थे, 32 थे ना, तो यहाँ पर S के अंदर 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। ये है फिलिंग का तरीका, ये भी आप लिखें। ये सर आ गया समझ में। सर अब आप कुछ एलिमेंट्स दे दीजिए तो हम भैया नहीं बना कर लें। पाओगे ना, नहीं कर पाओगे भी आप एलिमेंट्स। मिलाओ, लिख के दे दूं। समय के साथ सब आएगा, आप चिंता ना करें। चलो, सबसे पहले एटम आया। एटम के अंदर सेल्स आई, सेल्स के अंदर सबसेल्स आई। अब सबसेल्स के अंदर भी अंदर चलते हैं। और तो क्योंकि अभी तक हम सबसेल्स तक आ गए हैं एटम के अंदर, और तीसरी स्टेज तक एटम की हम पहुंच चुके हैं। हमारे हिंदी में बोलते थे कि परमाणु की, कोष की और फिर अंदर जाते थे, तो हम अंदर अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले कोष था, तो कोष होता है सेल, उपकोष होता है सबसेल, और उसके अंदर भी कुछ होता है जो ये बताता है कि अब इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ एस के अंदर, क्योंकि अभी तो एस में आ गया, अभी तो इलेक्ट्रॉन पी में आ गया। अब पी के अंदर भी कुछ ऐसा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है, और वहां पर आपको बढ़िया से दिखाई पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं दिखाई पड़ रहा है। तो एस के अंदर या इन सबसेल्स के अंदर सबसे पहले एटम होता है। बेटा ये लिखो, एटम के अंदर होता है सेल्स, जहां पर हमारी जो KLMN थी। उसके बाद आता है सबसेल्स, और उसके बाद आता है ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिट्स में कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल या खाने होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, और वो अब हम दिखाएंगे। कुल मिला के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना। एक रूम है, सुनो भैया मेरी बात समझ लो फिर आगे बढ़ना। ये एक रूम है, उस रूम में, अच्छा किसी ने ड्राई फ्रूट्स को रखने के लिए वो देखा है क्या, ड्राई फ्रूट्स वाला डिब्बा जिसमें आप खोलो तो कई सारे अलग अलग खाने बने होते हैं। यस सर। यस सर। उम्मीद करता हूँ इतना तो देखा ही होगा। यस सर। उसके अंदर अगर ड्राई फ्रूट रखने वाला एक डिब्बा है,
और उस ड्राई फ्रूट रखने वाले डिब्बे के अंदर कुछ ऐसे, इतनी अच्छी आर्ट तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसे खाने बने होते हैं ना, इसमें जैसे कुछ 4-5 यस सर। कटोरी सी होते हैं। मटेरियल्स रखे होते हैं। चलो, अब इसके अंदर कहीं काजू बादाम और कहीं किशमिश और कुछ ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के 4-5 खाने बने हुए हैं ना। तो ये जो रूम है आपका, सबसे पहले रूम था, बगल से आए आप, बगल वाले रूम में रहते थे। तो आपके लिए जो हम अभी एटम के बारे में इतना जानते हैं, हम इस वाले रूम में कहीं निवास करते हैं जहां पर ये जहां पर हम ग्रीन तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इस वाले रूम में हम कहीं निवास करते हैं और इस रूम की बात करने जा रहे हैं जो एक एटम है। तो ये एटम जो रूम का चारों तरफ की दीवार है, सबसे पहली बात तो ये है एटम का, हमने एटम की बात की जो कि क्या था, सेल्स था, राइट। ये एटम के अंदर की सेल्स है। और चाहो तो कह सकते हो कि इस पूरे घर, एक पूरा घर है, घर के अंदर एक कमरा है, कमरे के अंदर आपका एक डिब्बा रखा है और डिब्बे के अंदर कुछ खाने बने हैं। तो ये जो घर है ये एटम है, और जो ये एक कमरा है जिस कमरे के बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक सेल है, और उस कमरे के अंदर जो एक डिब्बा रखा है जिसके अंदर आपका ड्राई फ्रूट रखा है। तो ये जो डिब्बा है ये क्या है, सबसेल है, और इसके अंदर कई सारे डिब्बे होंगे। मैं आपको अगले पेज में थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ यार, समझो आप इस बात को, और जीवन में नहीं भूलोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये आपका घर है, इसके अंदर कुछ, घर के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कमरे बने हैं। और कमरे में ये कुछ अलग अलग कमरे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कमरा है, ये मम्मी का है, ये कुत्ते का है, ये सामान रखने का है। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट कमरे हैं, ठीक है। अब कुछ कमरे ऐसे हैं जिसमें, मान लो जिसमें सामान रखने वाला कमरा है, उस वाले कमरे में कुछ और रिप्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ कि कुछ और है। मान लो ये कुछ सामान रखने वाला कमरा है, बीच वाला, ठीक है। और इस पे जो है कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिब्बे रखे हैं, राइट। समझो इस बात को भैया, आगे देखो और समझो इस बात को। सबसे पहले घर था जिसको बोलते हैं एटम। घर के अंदर कोई ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, जिसमें एक पार्टिकुलर सेल, ये कुछ के सेल है और ये एल सेल है, ये एम सेल है, जो भी है ये कोई सेल है जिसको हम सेल्स बोलते हैं। और ये पार्टिकुलर रूम था जिसके अंदर हम बात कर रहे थे, घर के अंदर। उसके भी अंदर ये कुछ 4 टाइप की सेल्स हैं, जिसमें एक एस सेल है, एक पी सेल है, एक डी सेल है और एक एफ सेल है, राइट। और उसके भी अंदर एसपीडीएफ के अंदर भी कुछ खाने बने हैं। इस सबसेल के अंदर कोई एक खाना बना है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, मैं इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से करता हूं। और जो एस सबसेल है उसके अंदर एक खाना बना है, पी सबसेल है उसके अंदर 2 खाने बने हैं, 3 सॉरी, डी सबसेल के अंदर 5 खाने बने हैं,
एफ सबसेल के अंदर कुछ 7 खाने बने हैं जिसमें आपको रखना है, राइट। अब उसके अंदर आपने ड्राई फ्रूट रखा है। सबसे पहले सेल्स, एटम्स, फिर सेल्स, फिर सबसेल्स और फिर ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले एटम, फिर सेल, फिर सबसेल, फिर ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स के अंदर कौन है? काजू बादाम। इलेक्ट्रॉन सर, काजू बादाम नहीं। यस सर। उसके भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी सोचो, एटम यहां से शुरू किया था और यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब आप, मुझे लगता है कि ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ जरूर रही होगी कि सबसे पहले, और ये के सेल, एल सेल, ये कुछ एन सेल है, इनके अंदर 4 हैं, और उसके अंदर कुछ सबसेल्स, उसके अंदर कुछ सेल्स हैं, और उसके अंदर कुछ सबसेल्स हैं, और सबसेल्स के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स हैं, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बना लिया सबने? यस सर। यस सर। हेलो, यस सर। कोई दिक्कत यस नहीं सर, है। कोई दिक्कत यस नहीं है। सर। बेटा क्लास चल रही है यार, तुम क्या कर रहे हो? सर क्या हो गया? तुम्हारी क्लास के बच्चे फोन करे ले रहे हैं यार, इस वक्त क्लास चल रही है फिर भी। वो लगता है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया इसलिए। बढ़िया, कोई नहीं। आगे बढ़ू ना अब? यस सर। यस सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एस सबसेल के अंदर कितने खाने होते हैं? तो 2 एक। एस के अंदर। भैया 1। पी के अंदर 3, डी के अंदर 5, और एफ के अंदर 7। अगर 8 नंबर में आप चलो तो 1 3 5 7 कुछ इतने खाने होते हैं। और एक शर्त और है कि उस एक खाने में 2 ही काजू रखे जा सकते हैं। हर जगह पे जब भी आप जिस भी आप खाने की बात करोगे, आप उनमें केवल 2 ही ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, 2 नंबर ऑफ ड्राई फ्रूट्स। तो आप अगर 3 खानों में बात करोगे तो कितने ड्राई फ्रूट्स डालोगे? 6। 5 खानों की बात करोगे तो कितने ड्राई फ्रूट डालोगे? 10, और अगर 7 खानों की बात करोगे तो 14। 14। आप समझो बात को, तो एस के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, डी के अंदर हमने 10 इलेक्ट्रॉन डाले थे, और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन डाले थे। वही जो इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन, उनको मैंने पूरे एक खाने के अंदर डाल दिया था। और इसी में 6 काजू में से मैंने क्या किया था, तीन डिफरेंट बॉक्स को या 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स को हमने 2 काजू रख दिए थे। यहाँ पर डी में क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 5 खाने हैं, तो सब में 2 काजू आ जाएंगे। यहाँ पर 14 है, और 14 में से अगर 7 में भरना है, इसका मतलब है कि सब में 2 काजू फिर से आएंगे और वो 7 में फिल हो जाएंगे। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास को समझ आया होगा यार। यस सर, आ गया। पक्का ना? यस सर आ गया। यस सर। चलो मैं पूछता हूँ यार किसी से। यार प्लीज यार, इनको पहले बाहर कर दो यार, मैं पता नहीं क्या कर रहे हैं जीवन में। बट जो वीडियो नहीं ऑन रही, प्लीज लीव कर जाए यार, तुरंत लीव कर जाओ यार, प्लीज यार। नाश्ता करना था, मैंने बोला 5 मिनट के लिए बोल दो, मैं ऑफ कर दूंगा। क्या मतलब है यार, ऐसा कर रहे हो? अब ऐसे मैं समझा रहा हूँ यार, एग्जाम्पल लेके, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो यार जीवन में। वेदांत घर क्या समझ आया बेटा? एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? भैया ऑडियो अपना ऑन कर लो, ज्वाइन ही नहीं किया क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। अभिषेक गौर, क्या समझाया यार? सर आपने समझाया कि हर एक उसमें 2 काजू बादाम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एफ शेल में 14 है तो उसमें 7 वो होंगे। 7 बॉक्सेस होंगे जिसमें हर में 2 काजू रखेंगे। अगर 10 है तो 10 में 5 बॉक्सेस होंगे, और बॉक्स तो एक ही है, बॉक्स के अंदर भी कुछ सब पार्ट हैं। तो जो हमारा डी ऑर्बिटल है या डी नाम का कोई बॉक्स है जिसमें अगर ड्राई फ्रूट्स रखे गए हैं, तो डी ऑर्बिटल के अंदर या डी बॉक्स के अंदर 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, और 5 डिफरेंट ऑर्बिटल होंगे या 5 डिफरेंट खाने होंगे,
इसमें दो दो ड्राई फ्रूट्स रखे जाएंगे, और अगर दो दो ड्राई फ्रूट रखे जाएंगे मतलब टोटल नंबर ऑफ ड्राई फ्रूट्स डी के अंदर 10 हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आप पी की बात करोगे तो पी में 3 क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सब टाइप्स या सब पार्ट्स हैं, और उसके अंदर अगर दो दो ड्राई फ्रूट्स रखे जाएंगे इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ड्राई फ्रूट 6 हो जाएंगे। और उसी तरह से अगर एस के अंदर आप बात करोगे तो एस के अंदर केवल एक ही वहां पर पार्ट है, और उस पार्ट में अगर आप ड्राई फ्रूट डालोगे तो 2 ड्राई फ्रूट चले जाएंगे, और 2 ड्राई फ्रूट को फिल करते हुए आप देखोगे कि वहां पर 2 ड्राई फ्रूट फिल होगा और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसका मतलब आते हैं। तो एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट होते हैं। सही है सर, आगे बढ़ूं अब? सर यस सर। चलो आप नहीं समझे तो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस क्लास से कम इस क्लास की 85% जनता जब कल क्लास में आएगी उसको नहीं सर एक पता। मिनट बैक स्लाइड दिखा दो। सर कल है क्लास? नहीं जब आएगी 85% जनसंख्या ऐसी होगी जो कहेगी सर समझ नहीं आया सर वो समझ नहीं आया सर, और दिक्कत है कि पढ़ा नहीं कर। ऐसे होंगे कि आए नहीं है सर, क्लास में ही नहीं आए सर बहुत लोग। बेटा तुमने आज क्लास होते ही बोला ना कि बोर मॉडल समझ नहीं आया, भूलता नहीं बातों। यस सर क्लास में जब मैंने भेजा था पढ़ा के तो क्या बोला था बेटा, सबने बोला बोर्ड सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, सब समझ आ गया सर। मैं सर क्या आपने सर एक डाउट है बोलो। सर, ये जो और से जो ऑर्बिटल्स हैं सर, आपने बोला ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सर जो ऑर्बिटल्स हैं सर वो सब शेल्स के कौन से पार्ट्स में सर ऐसे डिवाइडेड है? सर एक बार आप इससे बता सकते हैं? सबसेल के अंदर डिवाइडेड है। सबसेल मतलब एक सब, जैसे कि अब मान लो वो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जैसे सबसेल थी, सबसे पहले तो सेल थी, सेल के पास उसी रेडियस पे कुछ सबसेल थी, अब उस सबसेल के अंदर कुछ खाने बने हैं या कुछ ऑर्बिटल्स बने हैं। ऑर्बिटल्स को फिर आगे ब्लॉक्स कहते हैं, जो उस वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब कोई पार्ट नहीं है उसका। ऐसे एक एस ऑर्बिटल है तो मतलब सॉरी एस अगर हमारा सबसेल है तो उसके अंदर एक ऑर्बिटल है, उसी में केवल इलेक्ट्रॉन आएगा। क्योंकि ये डिवाइड करने का रीजन ये है क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन एक साथ रख सकते हैं या 2 ही ड्राई फ्रूट एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर वो बना ले और एक दूसरे को वो बैलेंस कर पाए। एक का मूवमेंट सीधा हो, एक का मूवमेंट उल्टा हो, और एक दूसरे को बैलेंस कर पाए और स्टेबल कर पाए। अब इतना ज्यादा मैं नहीं बोल सकता अंदर क्योंकि वो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा समझना, लेकिन फिर भी मैं अब समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एक सेल के अंदर 2 ही ड्राई फ्रूट आएंगे, एक काजू उल्टा रखा जाएगा, एक काजू सीधा रखा जाएगा। दोनों काजू एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल कर रहे होंगे, इसीलिए ऐसा प्रक्रम बनाया गया है। नहीं जरूरत नहीं थी एक बोरी में भर के काजू और रख देते रूम में ले जाके, कोई दिक्कत नहीं है उनको अलग अलग करने की। लेकिन क्योंकि काजू बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, काजू भागे जा रहे हैं इधर उधर, यहाँ वहां एनर्जी अपनी शो कर रहे हैं, कहीं कहीं वो एटम से निकल जाना चाहते हैं, इसीलिए उन काजू को स्टेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हमने नहीं किया, वो नेचर ने किया, वो एटम की खुद की प्रकृति ने किया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद काजू स्टेबल नहीं होता। आज हम एटम के बारे में बात नहीं कर रहे होते अगर एक बोरी में भर के वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रख दिए गए होते किसी एक सेल में। इसीलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 2-2 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें, या 2-2 ड्राई फ्रूट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि 2-2 रहेंगे तो वो 2 में एक सीधा चलेगा एक उल्टा चलेगा, एक क्लॉकवाइज चलेगा एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब कैंसिल का मतलब दोनों दूसरे की एनर्जी को लॉस कर रहे होंगे या कम कर रहे होंगे, इसलिए उनको 2-2 में डिवाइड किया गया, और इसलिए ऑर्बिटल का निर्माण हुआ है, इसलिए ऑर्बिटल्स होती हैं उसके अंदर। और निर्माण नहीं किया गया, वो ऑटोमेटिकली होता है, वो नेचर ने दिया है एटम का होना, राइट। तो हमें केमिस्ट्री बताती है कि हमें नेचर ने ये दिया है। तो आगे बढ़ूं? यस सर। चलो अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स को भरते कैसे सर। तो सबसे पहले एस आता है, और एस के अंदर, एस सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल थे? एक ही था। एक उसको दिखाने का ये तरीका है सर। पी ऑर्बिटल के, पी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल थे? 3। दिखाने का ये तरीका है कुछ ट्रेन की खिड़कियों जैसा। डी को दिखाने का कुछ ये तरीका है। 5 थे सर। 5। और एफ को दिखाने का 7।
सही, एक और। हमको छोड़ेंगे नहीं यार, टेंशन ना लो। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, 6 यहाँ आते हैं और 10 यहाँ आते हैं। भैया ये स्टैंडर्ड तरीका है केमिस्ट्री में लिखने का, यहाँ पर आप काजू बाजू की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 14 आते हैं। अब ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का और समझाने का इसको। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन क्योंकि फिल करना, प्लीज म्यूट योर माइक एवरीवन यार, किसी का माइक ऑन है। 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसके अंदर। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरने का क्या तरीका है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, देखना ध्यान से प्लीज, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन सीधा चल रहा है क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका है और इसी तरह से हर जगह फिल किया जाता है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका, उनके उनके घरों में रखने का तरीका। हो गया, आगे बढ़ो ना। यस सर, हो यस सर। आगे आपको एक चीज बताई गई है, दैट इज ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट्स में डिफरेंस क्या है, राइट? ठीक है, हेलो। यस सर। सर यस सर। ऑर्बिटल और ऑर्बिट्स में क्या डिफरेंस है? बिना आपको 3D स्पेस में बताए ऑर्बिटल और ऑर्बिट्स के बारे में जानकारी दिए प्रॉपर, आई डोंट थिंक कि डिफरेंस इसका बताना चाहिए। और 3D स्पेस आपके सिलेबस में नहीं है तो प्लीज लीव दिस टॉपिक दैट ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट क्या है, क्योंकि आपको 3D स्पेस डंबल शेप्स एंड डंबल सेल्स वगैरह नहीं बताई है, ना कि XYZ में उसका रिप्रेजेंटेशन बताया है। एंड दैट इज नथिंग यार, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में नहीं है और हमने डी ब्लॉक या डी सबसेल्स वगैरह नहीं पढ़ी है, तो हमें नहीं लगता कि अभी बताना चाहिए उसको। अगर लास्ट में अगर आपको समझ रही उस बात की तो आई एक्सप्लेन इट अगेन, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस। बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम, राइट? और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम हमने पढ़ लिया है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताए, मैं कुछ कन्फिगरेशंस करने की कोशिश करता हूँ और कुछ चीजें बताने की कोशिश क्लास में करता हूँ। सबसे पहली बात, जो कन्फिगरेशन है वो 3 लोगों पे डिपेंडेंट है। आपकी क्लास के 3 टॉपर्स का नाम आप बता सकते हैं मुझे? सर अभी की लेटेस्ट? हाँ लेटेस्ट बता दो। सर एक सौम्य सिंह कुशवाहा और सर एक सौम्य रावत और शायद सर एक पंखुड़ी शर्मा, शायद ये तीनों है। चलो, सौम्य सिंह कुशवाहा, शाहरुख खान और
PS जो भी हैं, अब तीन अलग अलग लोग हैं मान लो इस सीरीज में। हमने जितना ज्यादा जाना है अभी तक उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो 3 टॉपर आपकी क्लास में लाई करते हैं अभी के लिए, राइट। तो क्लास के हर किसी बच्चे की जो इच्छा है वो यही होगी कि वो टॉपर्स में कुछ बने या कुछ अच्छा बने। अब पता नहीं कोई बहुत ही अजीब टाइप का इंसान होगा तो वो नहीं सोचता होगा कि मैं वैसा बनूं, और बाकी हर कोई चाहता होगा कि एटलीस्ट मैं बनूं और अच्छा करूं या उसके जैसा मैं बनूं, राइट। करना चाहता होगा ना हर कोई अगर टॉप करता है, कोई यस अगर सर। एग्जाम निकालता है तो हर कोई चाहता है। तो पीरियडिक टेबल में भी अगर मैं बात करूं तो पीरियडिक टेबल के एलिमेंट भी यही चाहते हैं कि उन 3 टॉपर्स की तरह बिहेव करें। हालांकि वो 3 नहीं है, नंबर में वो कुछ ज्यादा ही टॉपर हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो सिलेबस में है या जिनको हम जानते हैं वो 3 ही है। जो ग्वालियर के हैं वो 3 ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें 30 तक एटॉमिक नंबर पढ़ना है और 30 तक में वो 2 ही 3 आते हैं, ठीक है। और बाद में फिर और भी लोग आते हैं जो दूसरे स्टेट से लाई करते हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारे आसपास लोग हैं उनको पढ़े ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम पढ़े तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले हीलियम टॉपर है, नियॉन टॉपर है और आर्गन टॉपर है। ये लोग क्लास के टॉपर में हैं, राइट। हीलियम का कन्फिगरेशन 2 है, नियॉन का 2-8 है और आर्गन का 2-8-8 है, सही है। यस अभी सर। तक Yes, sir. हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नॉर्मल मेथड से पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब इनके कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर सबके पास लगभग जो कन्फिगरेशन है वो 2 है या 2-8 है, राइट। ये 2-8-8 है। ये जो कन्फिगरेशन सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मैजिकल नंबर। इसको हम जादुई नंबर कहते हैं। ऐसा किसी को अगर सौभाग्य प्राप्त हो कि वो रेडॉन में टॉप करे तो वो जादुई नंबर है एक तरीके से, ठीक है। अब अगर मान लो इस सीरीज में जिसमें हमने 30 तक 1 से 30 तक पढ़ना था हाइड्रोजन से जिंक तक, उसमें ये कुछ 2-3 टॉपर हैं, हीलियम, नियॉन और आर्गन। इनके जैसा बाकी एलिमेंट बनना चाहते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्या इनमें खासियत है ऐसे टॉपर्स में कि इनकी जैसा बनना चाहते हैं? तुम में तो नंबर आए ऑर्बिट सर इनका सर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कन्फर्मेशन ऑर्बिट कंप्लीट है। कंप्लीट है। सर इनके सर इनका ऑक्टेट ऑर्बिट कंप्लीट है। सर इनके कंप्लीट है सर। ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए। Yes, ये तो स्टेबल सर रिएक्ट कोई नहीं तो करेंगे स्टेबल है किसी के सर साथ ये सब सर के सब। स्टेबल है। सर इलेक्ट्रॉन्स का दे लेन देन सकते नहीं हैं, ले भी करेंगे। सकते हैं उससे। कैसे पता स्टेबल है? क्योंकि ऑक्टेट इनका कंप्लीट ऑक्टेट है। सर इनका कंप्लीट है। ऑक्टेट आउटर मोस्ट कंप्लीट है ना? ऑर्बिट सर कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीट है सर। जितनी तो शेल में इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए सर इनके पास पूरी हैं। तो तो सर ये उनको लेन किसी देन से नहीं करेंगे मांगने सर, की रिएक्ट जरूरत नहीं नहीं है करेंगे। कि सर ये किसी को दे सर ये इंडिपेंडेंट है फ्रीली सर, उनको ना एग्जिस्ट तो कर देने की सकते हैं, जरूरत है ना क्या मांगने की और सोडियम ये ने सर नोबल क्या गैस है। सोडियम ने या क्लोरीन ने कोई गुनाह किया था? उनके पास भी तो काम भर की चीजें थी। नहीं सर। नहीं सर सर ये उनके सब उनके ऑक्टेट पास और डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं थी। सर उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो उसका कन्फिगरेशन कितना होता है बेटा? 281 सर 281। 281। क्लोरीन सर की ये 287 287। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर हो सर। सर। जाएगा। दोनों की वैलेंसी बता। सब बैलेंस ही सर तो वन। इसकी। दोनों सर की वन है। पहले की 1 है। दोनों की वन है। Yes, सर दोनों सर की 1 दोनों है। की वन है। कैसे? सर क्योंकि सर वो सर सर जो ऑक्टेट कंप्लीट Na करने है के लिए एक ही नीड है। होता है सर एक जो सबसे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा सर डोनेट कर देगा और सर Cl है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी फिर? सर सर वैलेंसी का वैलेंसी मतलब होती है ये होता है कंबाइनिंग कि कैपेसिटी होती है। एक कोई भी सर सर कोई भी एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना कंबाइन कर सकता है, फिर कितने एटम ले सकता है, कितने डोनेट कर सकता है। तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है भैया? सर ऑक्सीजन की 2। सर 2 है सर। 2। अच्छा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। यस सर। यस सर। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 से 20 तक लिखूं या फिर वहीं 1 से 30 तक या जो भी लिखना है लिखूं, उसके बाद अगर मैं उस पार्टिकुलर एलिमेंट को देखूं और देखने के बाद वो कितना उस टॉपर के साथ मैच करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो करना पड़ेगा वही कहलाता है उसकी वैलेंसी। ठीक है सर। कंबाइनिंग कैपेसिटी वगैरह चलो मॉडर्न डिफिनीशन है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ठीक है, हम जो जानते हैं वो ये है
कि उस टॉपर की तरह बनने के लिए जो भी करना पड़े वही है उसकी वैलेंसी। अब कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को लेना पड़े, कभी ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़े यानी कि त्याग करना पड़े, और कभी ऐसा हो सकता है कि किसी से मेल सम्मेल करके साझा करके कैसे भी चीटिंग वीटिंग करके बगल से पूछ के साझा करके और फिर अपने आप को नंबर दिलाने हो और फिर वहां तक पहुंचना हो। सो वो भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। सही है, सही है। तीनों तरीके की चीजें हो यस सकती है सर। ना, या तो किसी को बताओ ही नहीं, वो भी एक अच्छी चीज है। लेकिन वो सब चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट होती हैं करने में अब, क्योंकि हम बगल वाला बाद में मिलता है क्लास के बाद कि बेटा तुम बताए नहीं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कुल मिला के जो साझा करने वाली चीजें हैं वो ज्यादा होती हैं कि सामने वाले को बता दो और सामने वाला आपको बता दे। तो जो हमारा पीरियडिक टेबल है उसमें जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड में सबसे ज्यादा साझेदारी वाली चीजें होती हैं। साझेदारी वाली मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके मैंने 3 टाइप की बॉन्डिंग भी आपको पहले बताई है। दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक Ionic कोवेलेंट bonding, और covalent bonding, आयोनिक coordinate कोवेलेंट और bonding. कंपाउंड। हाँ, और शायद हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी उसका बताया है, राइट? यस सर, बताया सर आपने मॉडल में। अगर नहीं बताया तो किसी के भाई बहन अगर क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो कांटेक्ट हिम एंड हर प्लीज। और बताया है हमें, ये हमें पता है कि हमने बताया है, बट फिर भी किसी को सर लग रहा है। बताया है। हाँ, सोडियम और क्लोरीन में अगर आप ध्यान से देखो तो सोडियम का 281 कॉन्फ़िगरेशन है, क्लोरीन का 287 कॉन्फ़िगरेशन है। और उस इन टॉपर में एक बात बताओ, सोडियम इन टॉपर्स में किसकी तरह बनने के लिए उतावला है, किसकी तरह बनना चाहेगा? नियॉन Sir, neon, sir, नियॉन neon. की तरह। भैया उसी की तरह बनना आसान है जो हमारे जैसा दिखता हो या हमारे जैसा पढ़ता हो। अब कोई अगर 20 घंटे पढ़ता है, मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, और कोई अगर 5 घंटे पढ़ के टॉपर बनाए तो मैं 5 घंटे वाले के साथ जाऊंगा ना कि भैया मैं तो 4 ही पढ़ता था, 5 के साथ कैसे बनना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तुम ही सही हो। 20 घंटे वाला मैं कर ही नहीं सकता, मैं कैसे करूं बताओ? यस सर, वही सही है। यस कम सर, टाइम में ज्यादा जो सर जो वही वाला आसपास सही है। अप्लाई करे, जो बातें हमारे फेवर में हो, हमारे बस की हो, वही करना चाहिए। तो सोडियम के बस की बात ये कि वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और डोनेट करके वो शाहरुख खान जैसा, यानी क्या नाम था इसका, जो भी हो, नियॉन जैसा बन सके और ये 2-8 कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर सके और फिर से ये बिहेव कर सके एज ए स्टेबल कंपाउंड या एज अ इनर्ट कंपाउंड। इनर्ट और स्टेबल का मतलब होता है अक्रिय होना या स्टेबल होना। स्टेबल होने का मतलब होता है कि वो फर्दर रिएक्टिव नहीं है, उनको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने, एक्सेप्ट करने, साझेदारी करने या इलेक्ट्रॉन के हेरफेर करने की वजह से ही ऐसा होता है कि कोई एटम रिएक्टिव होता है। नहीं तो रिएक्शन करने की या किसी के साथ कंबाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी स्टैंडर्ड बच्चे ने बोला था कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो कंबाइन करने की भी कोई जरूरत नहीं है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है तो। और कंबाइन करने की जरूरत केवल तभी पड़ेगी जब उस पार्टिकुलर एटम में या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए किसी टॉपर से, और या फिर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाए किसी टॉपर से। तो उसी टॉपर को फाइंड करने के लिए, उस टॉपर जैसा बनने के लिए जो भी प्रक्रिया के दौरान वो, जो भी प्रक्रिया से वो गुजरता है और उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर या फिर शेयरिंग होती है, उसे वैलेंसी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कभी नहीं भूलेगा। हाँ जी सर। नो सर। नो सर। चलो, मैं जिसे पूछूंगा वो मुझे बताने की कोशिश करेंगे। कैल्शियम, अन्वेषा शर्मा, व्हाट इज द वैलेंसी फॉर द कैल्शियम? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तुम लोगों को आवाज आ रही है क्या? Yes, sir, आ रही है. यस सर, आ रही है। हमें अरे यार आवाज मुझे नहीं आ रही है। सर उसकी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी तो आ उसकी रही है। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी तो आ हाँ, रही वही है। तो सोचा मैं कहाँ से गायब हो रही है हमारे तक पहुंचने के बाद। चलो, सारांश मिश्रा, बेटा कैल्शियम की वैलेंसी। सर 2। शिवांश यादव, बेटा तो वैलेंसी ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की, हाँ सर बता रहा। हाँ जी सर बता रहा। अरे यार, सर मैं बताऊं? नहीं यार, तुम्हें पता है? बताओ. सर मैं बताऊं? पता है, हमें पता है।
सर 1 पोटेशियम की 1 प्रगति गुप्ता, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आर्गन? जीरो। आदित्य गोयल, वैलेंसी ऑफ नियॉन? सर 0। अयान चतुर्वेदी, हीलियम की? सर 0, और सर इसलिए वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा बताना था। चलो, कार्बन की? अन्वेषा शर्मा। शरद सिंगल, कार्बन की भैया? हेलो हेलो सर आ रही है सर मैं बताऊं? यस सर। भैया। सर मैं बताऊं? सर वो 4 बोल रहा है। शरद सिंगल, कार्बन की? सर 4 है 4x। सर 4 वैलेंसी। अच्छा, 4 वैलेंसी। तो वैलेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नो नो सर। सर। नो सर। हाँ भैया, बता देना, ठीक है। चलो, अब हम बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बता दो, सल्फर की बता दो, शिवान सर दो। हेलो सर। सर कौन है? हम्म। सर 2 और फास्फोरस की? सर 3। नाइट्रोजन की? सर नाइट्रोजन की सर 3। सर 3। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन? सर नाइट्रोजन की 2 वन 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 वन। अच्छा, -1 क्यों नहीं? सर वैलेंसी -1 होती पॉजिटिव या है। नेगेटिव में नहीं होती। यस। हाँ, सर वैलेंसी पे कोई वैलेंसी चार्ज नेगेटिव नहीं में नहीं सर होता। वैलेंसी सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुई? अच्छा, मतलब वैलेंसी में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, राइट? यस सर। नो सर। ये भी होती है। अच्छा, सर होता है। तो वो तो चार्ज में होता है। चलो एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से उम्मीद करता हूँ कि लोग बताएंगे। Cl, वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जिससे पूछूंगा बेटा वही बताएगा। वैलेंसी वैलेंस सेल। वेदांत गर्ग, कहीं पार्क में हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार। कोई और? कौन है आर्गन, कौन है इधर? आर्गन कौन है? टॉपर कौन है? कोई नहीं है? पंखुड़ी। पंखुड़ी शर्मा? पंखुड़ी शर्मा इज इन क्लास और नॉट? प्रगति गुप्ता, बताओ, तीनों बताओ। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, वैलेंसी 1 होगी, और सर वैलेंस सेल सर 3 होंगे। गड़बड़ हो गया। यस अग्रवाल? यस सर। सर इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 1 होंगे, बढ़िया यार। और सब वैलेंस शेल का पता नहीं। हाँ, मतलब कुछ नहीं पता है। सर मैं बताऊं? सुमित सिंह सिकरवाल? यस सर। अब बताओ भैया। सर वैलेंसी तो 1 होगी। सर मेरी भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 आ रही है और वैलेंस शेल 3 आ रही है सर। वैलेंस सेल 3 मतलब क्या होता है?
तो मतलब 3 शेल में बन रही है। नहीं, ये मतलब नहीं होता बेटा। वैलेंस शेल का मतलब होता है कौन दूसरे सा सेल में आ रही वैलेंस शेल का नाम क्या है, ये होता है मतलब। है अगर एम। यस सर, एम। सर एम शेल हुआ ना सर सर एम शेल। शेल में पूरा उसका वो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। हाँ, तो ये प्रवृत्ति गुप्ता और इसका दोनों का आंसर सही है। तो जो ये वैलेंस शेल है वो एम है, जो वैलेंसी है वो 1 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा 7 1 ये सब क्या है चल रहा है इधर। क्लोरीन का जो है कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है भाई साहब। जो यस सर। वैलेंस से सबसे पहले फाइंड करो वैलेंस सेल कौन सी है, ये वाली वैलेंस सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, ध्यान से लिखो इसको। सर एम। सर एम शेल भैया आउटर मोस्ट सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी थोड़ी अजीब चीज है। वैलेंसी क्या है, क्या है? सर ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट पूरा करने करने के के लिए सर जो जो नंबर रिक्वायर्ड है सर वो। लिए इलेक्ट्रॉन need to चाहिए वो। electron need to remove or accept to complete the octet। ऐसा भी नहीं कि नहीं बताया, सब 3-4 बार क्लास में हो चुका है, बताया ना तुमको। यस सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है क्या भैया? नो सर। नो सर। लिख लेना यार कृपा करके। सर जैसे क्लोरीन में सर हमारी 3 में सर ऐसे बन रहा है 287, तो सर इसमें 3 का भी सर कोई पर्टिकुलर ऐसे नेम होगा? क्या क्या क्या? जैसे वैलेंस सेल हम एम बोलते हैं, तो इसमें 3 ऑर्बिट बनेगी हमारी, सर उस 3 ऑर्बिट को भी सर हम पर्टिकुलर नेम से बोलते हैं, जैसे हम वैलेंस सेल वगैरह से बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई ऑर्बिट वगैरह नहीं बोलेंगे, वो फिलिंग करेंगे हम, वो बाद में बताएंगे। तो फिलिंग करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए या कैसे जाए, कैसे फिल करते हैं वो हम बता देंगे, लेकिन कोई नेम नहीं होता उसका पर्टिकुलर। चलो आगे बढ़ो भैया। यस सर। यस सर। चलो सोडियम में तीनों चीज बतानी है। सोडियम प्लस में एक्चुअली सोडियम प्लस की वैलेंसी बतानी है, जैसे पूछूंगा वो बताएगा। वैलेंस सेल बताएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएगा। सर मैं बताऊं? नहीं सर आप नहीं बताएंगे। सर मैं बताऊं? ये बताएगा सारांश मिश्रा। मिश्रा जी बताइए अब आप। सर एन कंप्लीटली स्टेबल है क्योंकि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वैलेंसी 0, वैलेंस शेल L and valence electron 8, I think. बाकियों के अकॉर्डिंग सर सही है। सही है। यस सर सही है। सर यही होगा। यस सर यही होगा। सबको समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। वैलेंसी क्योंकि भैया सोडियम के पास जो कॉन्फ़िगरेशन था वो 281 था। ऑलरेडी ये टॉपर है क्लास का भाई, 28 है। अब Na+ मतलब अपने आप को अपग्रेड कर चुका है पढ़ाई लिखाई करके। 28 कॉन्फ़िगरेशन, और इसके पास आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है या जो भी था वैलेंसी, अब इसकी 0 है क्योंकि इसको इससे कंप्लीट है नियॉन जैसा, तो वैलेंसी 0 है। वैलेंस सेल अब इसकी अंदर वाली हो जाएगी K और L। यार L वाली सेल इसकी वैलेंस सेल है, मतलब जो बाहर वाली सेल है। अब L सेल इसकी वैलेंस सेल है, तो यहाँ पर L हो जाएगा और ये 0 हो जाएगी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन L सेल में कितने हैं? इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज टोटल नंबर ऑफ 8। सो ये 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। समझ आया ना? यस सर आया। यस सर। आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। तो ये आपकी वैलेंसी यहाँ पर खत्म होती है।
अब हम बात करते हैं वैलेंसी खत्म हो गई और उसके साथ साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, इनका रिलेशन। तो हमने दो फॉर्मूले बताए और लगातार बताता आया हूं, कोई ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसके बाद एटॉमिक वेट is equal to number of protons plus number of neutrons। एक और बात है यहाँ पर जो कि है number of protons is equal to number of electron is equal to, और ये कब होगा? जब एटम न्यूट्रल रहेगा। किसको किसको ये पहले से पता था? आपने सर ये Yes, शायद sir, से पहले ही बताया था था। आपने। आपने बताया था सर। पहले बताया था। यस सर, आपने पहले बताया था। लाखों बार भैया, लाखों बार। Cl माइनस माइनस है, इसके अंदर नंबर ऑफ, इसका एटॉमिक वेट होता है, इसका एटॉमिक वेट लेना 35। इसमें बताना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एक्स वाई जेड मान लेना, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को, और एक्स प्लस वाई माइनस जेड ऑफ होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ। समझ में आया सर? सर बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है 1369। ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसे कुछ गड़बड़ जरूर है। एक्स प्लस वाई माइनस जेड किया है, बात ध्यान में रखना सर। फिजिक्स भी है क्या आज यार? नो सर, सर सिर्फ मैथ्स थी, सर केमिस्ट्री और मैथ ही थी आज। अब तो केमिस्ट्री अकेले रही। शिवांश यादव कितना आंसर है बेटा? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सर 19। यार जो बाकी बचे लोग हैं जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया, कृपा करके लीव कर दे मीटिंग यार, प्लीज यार। शरद सिंह, अच्छा तुम ये बात बताओ, क्यों वीडियो ऑफ कर रहे हो यार? आंसर। भैया मैं तो वीडियो ऑफ करने वाले को चोर मानता हूँ कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं जिंदगी में, खुद के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, बैठने वाले सामने बच्चों के साथ, आंखों में धूल झोंक रहे हो यार।
कोई गेम खेलना है साथ खेल सकते हैं कुछ देर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर इलेक्ट्रॉन क्या दो आ रहे हैं? सर वो न्यूट्रॉन क्या हो गया भैया, ऐसा क्या हो गया? नहीं सर मैं बताऊं? बोलो। सर इलेक्ट्रॉन 19 आ रहे हैं, प्रोटॉन 17 आ रहे हैं और न्यूट्रॉन 17 आ रहे हैं। नहीं बेटा गड़बड़ हो गया यार। सर मैं Sir, बताऊं? x plus y minus z square is equal to 324. 324 मुझे कुछ सर ठीक ठाक आंसर लग 324 रहा ही है आ वैसे। रहा है सर, हाँ? 324 ही आ रहा है। सर नहीं आया समझ में। सर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताऊं? बेटा इसी रेडॉन की क्लास में लगातार लगभग 30 बार बोला है, फिर से मैं बताता हूँ एक बार, ठीक है? चलो, हमने ऊपर 3 ही फॉर्मूले लिखे हैं सर। एक एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एटॉमिक वेट, और एक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारा एटम न्यूट्रल है। इसी 3 फॉर्मूले का यूज करके आप कहीं भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे न्यूक्लियॉन्स पूछे जाए तो आप न्यूक्लियॉन्स भी निकाल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे पास इस Cl माइनस माइनस में जो जानकारी गिवन है वो क्या क्या है। Cl माइनस माइनस गिवन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का, और एटॉमिक वेट 35 होता है। मैंने ये बताया कि किसी भी कंडीशन में चाहे जब आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा ही, क्योंकि वहां पर कोई भी कन्वर्जन नहीं होता। आप देखो तो ध्यान से, तो आपके एटम से कभी भी प्रोटॉन्स बाहर नहीं जाते किसी भी केस में, क्योंकि वो सेंटर पे होते हैं और वो न्यूक्लियस को बना के रखते हैं, और सारा का सारा मास न्यूक्लियस पे केंद्रित है। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन कहीं भी इधर उधर नहीं जाएंगे, और प्रोटॉन सेंटर पर ही अगर होते हैं तो एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, या नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होगा उस एटॉमिक नंबर के। और एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 17। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अगर ये एटम न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते बेटा? 17। 17। तो इलेक्ट्रॉन भी 17 आते, लेकिन क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं, इसका मतलब +2 हो जाएगा, राइट? यस सर। तो टोटल 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया है कि जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक वेट आपको मैंने बताया था 35 है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा 17, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को n मान लो। n की वैल्यू निकालोगे तो 35 माइनस 17 हो जाएगा, और ये 18 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, प्रोटॉन कितने x क्या है, प्रोटॉन है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन x y z है, तो ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z। तो x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू निकालनी थी और इसका स्क्वायर करना था। x प्लस वाई निकालो कितना जाएगा, 19 17 कितना होता है 36। 36, और 18 उसमें से माइनस 36 माइनस 18 तो सर 18 आ जाएगा, 18 का फिर उसका स्क्वायर सर कर दोगे 324। 320। 324। कोई दिक्कत है क्या? सर आ गया समझ में। नो सर। चलो, यही काम आप कैल्शियम प्लस प्लस के लिए कर दो तो समझ जाऊंगा कि समझ में आ गया तुम्हारे। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं आप? कैल्शियम प्लस प्लस के लिए सेम काम कर दो बेटा। ओके, थैंक यू सर। सर क्या 324 ही आ रहा है? हाँ सर 324 ही आया। एक्सक्यूज मी सर। बेटा पता नहीं, देखता हूँ यार, अभी रखेगा यार। यस सर 324 ही है। सर बाद वाला निकल गया।
आ गया क्या? ये सर 324 आ गया। 324 आ रहा है। 324 आ रहा है। फिर तो बढ़िया है यार। कैल्शियम मेरा तो 484 आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सब प्रबल सिंह। कैल्शियम का 20 है। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? 40। 40। इस पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 20। ऑलवेज 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर 18 हो जाएंगे इसमें, क्योंकि सर 20 - 2 होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सर वो भी 20 होंगे। x प्लस वाई माइनस z करना था। Z का होल स्क्वायर। 20 क्या से करना था? 20। 20 से 20 कट जाएगा। 324। सर 324। सबका आ गया? यस सर। कौन बताएगा sir. व्हाट इज आइसोबार, व्हाट इज आइसोटोप? सर मैं बताऊं अर्श? जी सर आइसो बार मतलब, तो पहले आइसोटोस बता दूं? बता दो यार। सर आइसोटोस मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट है। जैसे C12 भी होता है, C13 भी होता है, C14 भी होता है, उनमें एक और न्यूट्रॉन ऐड हो जाता है। और सर आइसो बार मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। ओके, सबको आता है आइसोबार आइसोटोप? यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस। आइसोबार आइसोटोप के नेक्स्ट क्लास में 10-10 क्वेश्चन करके ले आना। आई विल चेक इट। नाउ आई एम लीविंग द क्लास। ठीक है सर? जी सर बताइए। ये CA++ का आंसर सर आप बता देंगे सर, मैं लीव हो गया था। 324। ओके सर, ठीक है। सर इनके एग्जांपल्स लिखना है जल्द। किसके? सर आइसोटोप और आइसोबार की। आइसोटोप और आइसोबार के क्वेश्चंस करने हैं 10-10। कहाँ से करके ले आते हो देख लेना, मैंने पहले दिया है वैसे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी करके ले आना। ठीक है? ओके सर। ओके सर। यस एक सर। बार रिपीट कर सकते हैं अभी आपने क्या बोलना? आइसोटोप आइसोबार के 10-10 क्वेश्चन को करना है और दोनों को ऐड करना है और उसको लिख के ले आना है।